के बाद 2-3 मीटिंग हो गई, एक बार भी पूरे जुड़कर बैठे नहीं मेंबर्स। तभी तो मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम मारा है, क्योंकि 5 जो आदमी हैं सब मिनिस्टर के आदमी हैं, इसीलिए तो इल्जाम उठता है खालिद पे, इसीलिए इल्जाम उठता है रियाज के ऊपर। क्या पहले वो कह चुका है कि अम्मा के महार में लिखा के लाए, क्या यही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये जितना लूट पाट हुई है अब तक जो सेव करते आए ना, वही लोग हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उन प्रॉपर्टियों की इधर उधर ना हो। अनवर मानपाटी की रिपोर्ट देखो ना, कौन कौन कितना कितना खपला किया, वो सारा रिपोर्ट तो आ चुका है। तुम भी तो 2 मरतबा चेयरमैन थे, क्या किया तुमने कौम को? 1000 करोड़ में 5000 रुपए सैंक्शन इन्होंने किया, और 5000 करोड़ में इतनी डिवाइड करना है, तो वो आकर ये बड़ा आदमी बोलता है। अरे भाई, हाफ कम्स किसके दौर में गया? लाल बाग जानते हो बड़ा मकान कहां से कहां था? लाल बाग मेन गेट से लेकर के ये गेट इस गेट तक था। आज वो कहां है? 55 में सर्वे नंबर 55 में कितनी प्रॉपर्टी गई, किस किस के दौर में गई? उलमा की बात करते हो, ठीक है, कौन से उलमा? जो उलमाए हक हो हमारे सर आंखों पे, उनकी जूतियां हमारे सर आंखों पे। लेकिन उलमाए दूसरी तरह के हो तो वो तो अपने मकसद के लिए मेंबर इस्तेमाल करते हैं, वो खुश करते हैं उनके कमेटियों को, वो खुश करते हैं उनके चाहने वाले सियासतदानों को, और नाम तो जबान पर अल्लाह रसूल का। सच्ची बात कहो तो खराब लगता है। लोगों से इन्होंने हमेशा पैसा लिया है, लोगों को दिया क्या है इन्होंने? जी बताए बाबा जी, हाल ही में जो है आपका एक बयान जारी हुआ था कि वक्फ बोर्ड के आपसी इख्तलाफात में कौम का नुकसान हो रहा है। इस बयान को लेकर जो है वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद अहमद ने बयान दिया है कि कोई इख्तलाफात नहीं और कौम का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया, अजीज़ सेठ का, और दूसरा जो है सिक्के जाफ़र शरीफ साहब का, तीसरा जो है के रहमान खान का। अब ये क्या है कि खालिद को, वो तो 2 मरतबा जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, समझ में आ रहा है, अच्छी उनको नॉलेज है तो ऐसी बात क्या करना। हाँ, एक बार वो मेंबर रहा, 2 बार जो है चेयरमैन रहा, फिर वापस उन्हीं को बोर्ड में लेकर के आए, तो इसका मतलब क्या? इसे इसके बारे में पहले मैं पूछ चुका हूँ। अब रही बात, ये सफाई देने की ज़रूरत क्या पड़ी? जब तुम्हारा मीटिंग हो रही थी, उसी दिन साबिक चेयरमैन चित्तलदुर्गा के रहने वाले अनवर बादशाह मिनिस्टर के साथ अब्बास अली बोहरा के घर में मौजूद थे। क्या उनको पता नहीं था कि आज मीटिंग है? तो ये कैसे आकर के खालिद बोल दिया कि भाई मिनिस्टर नहीं रोक रहे? अगर मिनिस्टर नहीं रोकते तो फिर आने वाले पूरे आते थे। ठीक है, यन्ने हारिस बाहर गया हुआ है घूमने के लिए, अपनी जगह के ऊपर वो एब्सेंट है, ठीक है, बाहर गया हुआ है। बाकी के तो आना चाहिए थे। रियाज जो बार रियाज जो 20 साल से इसी में लगा हुआ है, एक एडवोकेट है, उसके ऊपर केसें भी हुई थी। फिर वो केस जो है, मैंने पहले कह चुका ना, हमारे एक सुबह साहब के लड़का जो पुनर्ना की वजह से वो बाहर आए, मैं तो बोल चुका हूँ। तो बाहर वो एक ही एडवोकेट है क्या पूरे कर्नाटक में? और ये भी कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट को, जो कर्नाटक गवर्नमेंट में जो आज दूसरा कोई भी जो काबिल आदमी नहीं जो वक्फ बोर्ड में आकर के वक्फ का काम करे, क्या रियाज अहमद खान, खालिद अहमद, और जो इल्ज़ाम रहा अनवर बादशाह पे वो, और खैर तनवीर हाशमी, उनके ऊपर कई मामलात जो सुनने में आता है, क्या यही लोग कर्नाटक गवर्नमेंट में हैं? क्या शहर बेंगलोर और रियासत में कोई पैदा नहीं हुए, कोई एजुकेटेड नहीं है? क्या औकाफ नहीं समझ सकते थे? अब ये मज़े की बात क्या है, अजीज़ सेठ, रहमान खान, जाफ़र शरीफ, भाई अनवर मानपाटी की रिपोर्ट देखो ना, कौन कौन कितना कितना खपला किया, वो सारा रिपोर्ट तो आ चुका है। उसे दबाने के वास्ते यही पिछली सिद्धरामैया की गवर्नमेंट
यही हमारे एक सुबैया साहब के साहबजादे पुन्नन्ना के साथ में गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जाके केस लड़ करके इनके फेवर किया। आज ये बोलते हैं कि मिनिस्टर नहीं रोक रहा है। इससे पहले सीआर सगीर अहमद भी इसके मिनिस्टर रहे और तुम्हारा रोशन बेग भी रहे, बहुत से थे। तीन ही लोगों का नाम क्या है? ये कमज़ोरी कहाँ से आई बेटा? देखो, मुझे जो है मिस्टर ज़मीर अहमद खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ज़मीर अहमद खान से कहाँ से शुरू हुआ? सबसे अव्वल हमारे अनवर शरीफ साहब इलेक्शन के लिए HD कुमारस्वामी उनको बड़ा फोर्स करके जो है सर्वोदय नगर से खड़ा किए थे। उस टाइम के ऊपर KJ जॉर्ज के वास्ते उन्होंने मुस्लिम इलाके में ये कहते हुए पब्लिक में, जो इंसान भाई का भाई नहीं हो सका तुम्हारा कहाँ से हो सकता है? इस्लाम क्या बताता है? दो भाइयों में अगर ना इत्तेफाकी है तो उसे मिलाओ, सबसे बड़ी इबादत ये इस्लाम बोलता है। लेकिन इन्होंने खुलेआम क्या कहा? KJ जॉर्ज के वास्ते जो भाई का भाई नहीं हो सका वो कौम का क्या हो सकता है? जब से मुझे जो है ज़मीर अहमद खान के ऊपर एक तरह से नफरत पैदा हुई। दूसरा, DJ हल्ली KJ हल्ली के मामले में श्रीनिवास को बोलते थे कि मेरा सातवां भाई। जब भाई का भांजा जब नबी के पाक के बारे में गुस्ताखी किया, एक फ़ोन बस था श्रीनिवास के लिए कि भाई तेरे भाई को इमीडिएट अरेस्ट करा, तो ना वहाँ पब्लिक जमती, ना वहाँ मोहल्ला होता, ना वो लोग नए में जाते, ना केस होते। आज भी कुछ बच्चे जो है अंदर जो है, उसके बाद और मुझे जो है ज़मीर अहमद खान के ऊपर सोचने का काम पड़ा। इसी दर्द लेकर के हमारे अनवर शरीफ साहब गए, इंतकाल भी हुआ। उसके अंदर रिजवान अशरफ भी था और हमारे सैयद जमील पाशा कोलार से मुकाबला कर रहे थे। उसमें कौन कौन रोके, किस किस तरह से उनको रोके? कामयाब होने वाले को हरवाया इन्होंने। ये सारी चीज़ें देखते देखते मैं जो है इनके ऊपर बोलना शुरू किया। अब रही औकाफ की बात, इससे पहले भी इन्होंने औकाफ की मिनिस्टरी लिए। इनकी गलती की वजह से पहली बार HD कुमारस्वामी हमारी औकाफ की मिल्कियत यानी कि मिनिस्ट्री अपने अंडर में रखा। 3-4 महीने इन्होंने क्या उसे कबूल किया था मिनिस्ट्री। फिर यही बकरीद की ईद के अंदर जब वो नहीं आया ईदगाह में, इन्होंने जाके उसको रिजाइन दिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो मिनिस्ट्री कभी मुसलमान को नहीं दिए। इससे पहले किसी की जरूरत नहीं थी कि मिनिस्ट्री दूसरों के हाथ में रखे। ये गलती भी इनकी थी। इसी वजह से ये सोचते हुए जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई और मोदी का दौर शुरू हुआ, तो वो कोई झूले वो औरत को इन्होंने मिनिस्टर बना। उससे पहले एक मर्द बनने को इन्होंने ये मिनिस्ट्री दी, फिर उसके बाद उस औरत को दी इन्होंने। जबकि ये सिवाय मुसलमानों के कोई नहीं रखता था पूरी हिस्ट्री में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अब इसकी बुनियाद इन्होंने कहाँ डाली? यही रीज़न देने के बाद, HD कुमारस्वामी को रीज़न देने के बाद उनमें एक हिम्मत आ गई। उसी को देखते हुए RSS से पूछ करके अनवर मानपाड़ी ने ये रिपोर्ट बनवाई। जब रिपोर्ट बनवा कर मुसलमानों को आवाज़ दिया कि भाई तुम लोग सब आ जाओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर जाओ। एक मरतबा हाई कोर्ट में जीता, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में जीता, फिर वापस हाई कोर्ट में आके फिर जीते, तो भी ये कौम वाले कोई आगे नहीं आए, उसे दबाए। वजह क्या कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी। और मज़े की बात अब क्या सुनने में आया, अब तक कोई मिनिस्टर 5,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के लिए सैंक्शन नहीं करवा के लाया। ठीक है, मैं बताऊं, अजीज सेठ के ज़माने में 150 रुपये 1 ग्राम सोना था। जाफर शरीफ के ज़माने में 280-300 रुपये 1 ग्राम सोना था। रहमान खान जब चल रहा था 450-500 रुपये ग्राम सोना था। आज सोना कितना मालूम है? 8,000 से ऊपर। आज 8,000 के हिसाब से 5,000 लगा लो, उस टाइम के हिसाब से वो पैसे लगा लो,
तो मामला मालूम पड़ता है। क्या दिखा रहे हो? अब ये 5,000 रुपये में जैन को कितना, क्रिश्चियनों को कितना, बुद्धिज़्म को कितना, मुसलमानों को कितना, डिबेट तो करके बताओ। कहाँ कौम को गुमराह कर रहे हो? आई इन्हीं सब गलतियों की वजह से हम लोगों को बार बार आना पड़ता है। हमें कोई शौक़ नहीं है। मैं इसलिए कि भाई आप अपने आप को मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर कहा जाता है, तो इसलिए हम लोग बार बार तुम्ही का नाम लेना पड़ता है, वरना और भी कई लीडर हैं वो तो मुंह नहीं खोलते। इस वजह से वो अपने आप को ये भी नहीं बताते कि हम मुसलमानों के लीडर हैं। अब जब आप बता रहे हो, आप ही सब कुछ हो, तो आप ही को पूछा जाएगा ना। अब और आपके साथ में जो सिद्धरामैया जो सीएम बन करके हैं, उनके लिए इतनी तारीफें होती हैं, इतनी तारीफें होती है, जैसे कि मुसलमानों को उन्होंने ताजमहल बना के दे दिया। हाँ, इतनी मोहब्बत हो गई सिद्धरामैया से भी, मुसलमान कौम से इतनी मोहब्बत हो गई और एक ताजमहल उन्होंने बना दिया। 3 लाख कई हज़ार करोड़ में 5,000 रुपये सैंक्शन इन्होंने किया, और 5,000 करोड़ में इतनी डिबेट करना है, तो वो आकर ये बड़ा आदमी बोलता है। अरे भाई, हाफ कम्स किसके दौर में गया? लाल बाग जानते हो बड़ा मकान कहां से कहां था? लाल बाग मेन गेट से लेकर के 1 गेट इस गेट तक था। आज वो कहां है? 55 में सर्वे नंबर 55 में कितनी प्रॉपर्टी गई? किस किस के दौर में गई? जाफर शरीफ मरूम हो गए, मेरे भी बहुत अच्छे खास थे। उनकी औलाद से हिसाब लोगे क्या? रहमान खान से हिसाब लोगे क्या? अजीज सेठ, खैर उनका तो था, उस टाइम पे नहीं था। बाकी जितने सीआर सगीर अहमद थे, रोशन बेग थे, बहुत से सारे लोग इसकी मिनिस्ट्री निभाई है। क्या इन सबसे हिसाब लोगे क्या? बताओ। तुम भी तो 2 मरतबा चेयरमैन थे, क्या किया तुमने कौम को? उलमा की बात करते हो, ठीक है, कौन से उलमा? जो उलमाए हक हो हमारे सर आंखों पे, उनकी जूतियां हमारे सर आंखों पे। लेकिन उलमाए दूसरी तरह के हो तो वो तो अपने मकसद के लिए मेंबर इस्तेमाल करते हैं, वो खुश करते हैं उनके कमेटियों को, वो खुश करते हैं उनके चाहने वाले सियासतदानों को, और नाम तो जबान पे अल्लाह रसूल का। सच्ची बात कहो तो खराब लगता है। और ये जो बातें हैं, पहले भी कह चुका था मैं, शाफी सादी बार बार क्या मतलब से आ रहा है? वेणुगोपाल का केस, क्या वो केसी वेणुगोपाल, ठीक है भाई, केसी वेणुगोपाल केरला में सिंगल पार्टी नहीं ला सकता कांग्रेस की। हमारे यहाँ आकर बीच में बात करने की क्या जरूरत है? अगर बात करना है तो सबके लिए बात करें। वो पूछ नहीं सकता सीएम को, वो पूछ नहीं सकता यहाँ के होम मिनिस्टर को, वो पूछ नहीं सकता यहाँ के दूसरे लीडरों को। तुम्हारे पास दूसरे आदमी नहीं है क्या? ये जितना लूट पाट हुई है अब तक, जो सेव करते आए ना, वही लोग हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उन प्रॉपर्टियों की इधर उधर ना हो। मैंने कई बार कह चुका है, जितने क्रिश्चियंसों की हमारे जो दिखती है पूरे शहर में 90% मेन बेंगलोर के अंदर उनकी प्रॉपर्टी है, कहीं कुछ आवाज नहीं आता। 2 चीज उनके पास रखा, बार बार मैंने कहा है, उनके पास एक एजुकेशन है, एक हेल्थ है, दोनों भी इनकम है, और देखने के लिए इंसानियत का काम है। और हमारे लिए हमारा हुक्म क्या है? पहले इकरा, इल्म को हासिल करो। ये जितने उलमा अपने आप को तुर्रम खां बोलते हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? कौन से कुरान के ऊपर बात हो रही है? इतनी जो मिल्कियत हमारी थी, मिल्कियत कहाँ गई? इससे इन्होंने कौम को क्या फायदा दिलवाया? यही तो बातें हमारी थी, बार बार हम यही तो पूछते थे। यही भी हमने कहा, जब तुम आपस उलमा एक नहीं हो तो कौम को कहाँ एक रहने देते हो? तभी तो सारी बातें, सारा तजुर्बा देखते देखते हमने इत्तेहाद के वास्ते जो 2010 में पहल की, ताकि कौम को एक प्लेटफॉर्म पर के ले आए। हमारे मसाइल अलग है, मसलक अपना अपना अपनी जगह, अकीदा अपना अपनी जगह, लेकिन हमारा मसाइल बहुत है।
हमको मिलकर के काम करना है, लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई तोड़ देता है। तोड़ने वाला कौन है? अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि भाई तुम इत्तेहाद से रहो, मुत्तहिद रहो, नहीं तो हवा उखड़ जाएगी। हवा तो उखड़ चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में उखड़ चुकी है। आज इतना बड़ा मसला हुआ फलस्तीन के अंदर, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो बड़े बड़े नाम है, जुर्रत नहीं है, इज्तिमा के नाम से हजारों लोग जमाते, क्या इसके नाम से नहीं जमा सकते? बातें सच्ची हैं और इनके मकसद के हिसाब से मसल पर्सनल बोर्ड का इन्होंने लाखों लोगों को बुलवा लिया। क्या हासिल हुआ? लोगों से इन्होंने हमेशा पैसा लिया है, लोगों को दिया क्या है? इन्होंने हर काम के लिए इनको पैसा चाहिए कौम का, और कौम को दिए क्या है? इन्होंने आपस में एक दूसरे से फिरका बंदी बांधे, एक दूसरे को उंगली उठाने के काबिल बनाए। हमारा इस्लाम यही बताया है। तो ये सारी चीजें दर्द की हैं हमें, यही बातें मैं कौम के सामने ले जाना चाहता हूं। इसीलिए बोलता हूं, कभी आप किसी की बात के ऊपर भरोसा मत करो। तुम्हारे लिए ना कोई सियासी पार्टी है, ना तुम्हारे लिए कोई आलिम ऐसा है जो तुम्हारे लिए रहनुमाई कर सके। अपनी खुद को जो है मजबूती पैदा करो, अपना आप फैसला करना शुरू करो। तुम खुददार कौम हो, तुम्हारी कौम की खुददारी अलग है। तुम दुनिया को रास्ता बताने वाले लोग हो, तुम किसी के पीछे दबने वाले नहीं हो। यही मैं बात कहना चाहता हूं। और ये जो पिछली दफ़ा ये जो सफाई दे रहे थे, ऑक्सबोर्ड के चेयरमैन को इन्होंने दावत दी, सेंट्रल के गवर्नमेंट में जो आ गया था वो गलत था। अरे भाई, सेंट्रल के गवर्नमेंट में आया गलत था तो जाओ ना सेंट्रल को, आपस में मिल के बैठो, तय करो। तुम 11 मेंबर हो, तय करके जो है आगे जाओ। स्टेट में बात नहीं तो सेंट्रल में ना, सेंट्रल में जाओ, तुम्हारा अपना वहाँ काम करो। बजाय उस करने के मैं लेटर लिखा, तुम क्या लेटर लिखे भाई? तुम तो पहले लूटी हुई चीज़ को सेव करने आए हो क्या? हाँ, मैंने पूछा, मैंने लिखा, उन्हें आए नहीं, क्या मतलब है? अरे भाई, मीटिंग बुलाते 11 आदमी बैठते, डिसाइड करते क्या करना, बजाय वो छोड़ करके यूं। अरे वाह, कब तक बेवकूफ बनाओगे इस कौम को? तो कब तक? क्या चाह रहे हैं कि कैसे काम हो वक्फ बोर्ड में? अरे बताए ना, सब आपस में बैठो, तय करो, सोचो कि क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, हम इसके साथ कैसा लेके चल सकते हैं, ये तो फैसला करो ना। नए चेयरमैन के बाद 2-3 मीटिंग हो गई, एक बार भी पूरे जुड़कर बैठे नहीं मेंबर्स। तभी तो मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम मारा है, क्योंकि 5 जो आदमी हैं सब मिनिस्टर के आदमी हैं। इसीलिए तो इल्ज़ाम उठता है खालिद पे, इसीलिए इल्ज़ाम उठता है रियाज के ऊपर। क्या पहले वो कह चुका है कि अम्मा के महार में लिखा के लाए क्या? यही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। इस सिलसिले में सदा इत्तेहाद की जानिब से कुछ पहल होगी इंशाअल्लाह। बहुत कुछ सोच रखे हैं। अल्लाह ताला जिस अंदाज से हमें काम लेता है, हम उसके लिए तैयार हैं। हम दूसरी मीटिंग हो रही है हमारी भी, रियासत का दौरा होगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद बात करेंगे।